Hello everyone, the team of legal crews are here with another important concept of Indian Contract Act 1872। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ सेक्शंस पे भी नज़र डालेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं वॉइड एग्रीमेंट होते क्या हैं। ओके, अगर हम सेक्शन 2G के हिसाब से देखें और नहीं भी देखें तो वॉइड एग्रीमेंट्स आर दोज विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जिस चीज़ की हमें परमिशन लॉ नहीं देता या फिर वो लॉ के दायरे में प्रोहिबिटेड हैं, ओके, वो चीज़ हम नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ें वॉइड एग्रीमेंट में आ जाती हैं। जैसे कोई भी इलीगल कंसीडरेशन हम किसी को देते हैं वो आ जाता है। हम कोई भी अगर कुछ काम कर रहे हैं और हमारा मोटिव या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है हम कह सकते हैं अनलॉफुल है, तो वो सब चीज़ें वॉइड एग्रीमेंट के अंडर कवर होती हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे वीडियो के पहले सेक्शन का, जो कि है सेक्शन 24। सेक्शन 24 बात करता है एग्रीमेंट्स इन विच अ पार्ट ऑफ कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। इसमें क्या बोला गया है कि आपके एग्रीमेंट में अगर ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन में से कोई एक भी चीज़ अगर इलीगल है या फिर अनलॉफुल है तो आपके एग्रीमेंट को वॉइड ही माना जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ों का अनलॉफुल होना ज़रूरी है। अगर कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट में से कोई एक भी चीज़ अगर अनलॉफुल होती है तो आपका पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम कि ए और बी के बीच में एक्सचेंज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स का एक एग्रीमेंट हुआ फॉर द ₹5000। तो इसमें क्या हुआ कि ये एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो ही हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सप्लाई ऑफ ड्रग्स एंड ऑल तो वैसे भी इलीगल कामों में आ जाते हैं। ओके, पर इसका कंसीडरेशन वैलिड था। ओके, पर फिर भी ये एग्रीमेंट वॉइड ही माना जाएगा क्योंकि दोनों में से अगर एक भी चीज़ अनलॉफुल है तो पूरा के पूरे एग्रीमेंट को वॉइड कर देती है। पर इसमें एक चीज़ हो सकती थी, अगर वो ड्रग्स की जगह पे कोई वैलिड चीज़ को उससे रिप्लेस कर देता, फॉर एग्जांपल ऑयल। ओके, कोई भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट एकदम प्योर हो जाता या फिर लॉफुल हो जाता तो फिर ये एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट का रूप ले लेता। तो ये बेसिकली सेक्शन 24 बात करता है। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 25 की। सेक्शन 25 बेसिकली बात करता है एग्रीमेंट्स विदाउट कंसीडरेशन आर वॉइड। ओके, तो जितने भी एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन होते हैं वो सब वॉइड की कैटेगरी में आते हैं। बट इसमें कुछ 3 बातें दी गई हैं या फिर हम इन्हें एक्सेप्शन के तौर पर भी ले सकते हैं, जो कि सबसे पहली चीज़ इसमें दी गई है, जितनी भी चीज़ें नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंडर आती हैं तो हम इसमें अगर इसमें कंसीडरेशन मिलता है नहीं भी मिलता तब भी वो वैलिड ही माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका शानदार एग्ज़ाम्पल है गिफ्ट। गिफ्ट के बदले हम किसी को कंसीडरेशन नहीं देते हैं, दैट इज़ मतलब वाकिफ़ है, ये चीज़ तो सभी जानते हैं। ओके, इसमें बहुत शानदार केस था, दैट इज़ राजलुकी दाबी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। इस केस में क्या था कि हस्बैंड वाइफ के बीच की टर्म्स अच्छी नहीं थी, उनमें अक्सर लड़ाई झगड़े रहते थे, तो उन दोनों ने सेपरेशन की सोचा। तो सेपरेशन जब वो लोग सेपरेशन की बात कर रहे थे तो पति ने कहा था कि मैं तुम्हें मेंटेनेंस एंड ऑल प्रोवाइड कराऊंगा, बट उसके बाद सेपरेट होने के बाद उसका पति उसको मेंटेनेंस एंड ऑल प्रोवाइड नहीं कराता है। तो फिर ये कोर्ट में जाती है, पत्नी कोर्ट में जाके कहती है कि इस स्टेटमेंट को एनफोर्स कराइए, इन्होंने मुझसे कहा था कि ये मुझे मेंटेनेंस एंड ऑल प्रोवाइड कराएंगे। तो कोर्ट इसको इनवैलिड करते हुए ये कहता है कि ये इनवैलिड है ऑन द ग्राउंड कि आप दोनों के बीच में जितनी भी चीज़ें थी वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में थी ही नहीं। ये जो चीज़ें आप दोनों में थी और ये स्टेटमेंट्स एंड ऑल जब बनाए गए थे तो वो एक लड़ाई झगड़े में बनाए गए थे, तो इसको ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंडर कवर होता ही नहीं है। ओके, और सेकंड एक्सेप्शन इसमें आता है पास्ट वॉलेंट्रली सर्विसेज की। पास्ट वॉलेंट्रली सर्विसेज हम मान सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ए की बुक हो जाती है, ओके, और वो बी को मिल जाती है और बी आके ए को दे देता है। ओके, तो पहले बी दे रहा है वॉलेंट्रली ए को, तो ए उसके बदले में उसको जितना भी कंपनसेट करे अपनी मर्ज़ी से या फिर कुछ भी हो ऐसा, तो उसको ए बी को दे देता है। तो इसमें क्या हुआ कि एक्ट पहले हुआ और कंसिडरेशन बाद में हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं पास्ट वॉलेंट्रली सर्विस। और वॉलेंटरी होना चाहिए, मीन्स ये स्वेच्छा से होनी चाहिए सामने वाले की। ओके, अब तीसरी चीज़ इसमें आती है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेब्ट।
ओके, इसका फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान सकते हैं कि मैंने सामने वाले को 20,000 रुपये उधार दिए और उसने मुझसे कहा कि मैं 2 महीने बाद 25 तारीख को या फिर 26 तारीख को मैं तुम्हें ये 20,000 रुपये लौटा दूँगा। अब वो लौटाने नहीं आता है, ओके, पर लिमिटेशन एक्ट मुझे देता है कम से कम 3 साल का टाइम कि मैं 3 साल के अंदर उस पे सूट फाइल कर सकती हूँ। बट मैं 3 साल तक उस पे सूट फाइल नहीं करती हूँ तो ये अपने आप ये चीज़ टाइम बार्ड हो जाएगी, मैं इसके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं ले सकती कोर्ट में जाके। तो ये सेक्शन 25 हमारा बात करता है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 26 की। तो सेक्शन 26 बात करता है रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज की। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज की यहाँ पर मतलब है बेसिकली कि ऐसा नहीं है कि आप किसी की शादी पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगा सकते। कोई वैलिड ग्राउंड है तो आप उसको रोक भी सकते हो, ओके। यहाँ पर रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का प्रॉपरली मतलब स्टॉपेज ऑफ मैरिज से नहीं है, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी माइनर की शादी होती है तो अगर आप उसको रिस्ट्रेंट करवाने जाते हैं या फिर आप उस पर रोक लगाते हैं तो ये तो आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, एक, क्योंकि वो तो वैसे भी वॉइड एब इनिशियो है और वैसे भी इलीगल है माइनर की। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का बेसिकली मतलब नहीं है कि पूरी तरीके से आप किसी की शादी को मतलब नहीं रुकवा सकते। आप रुकवा सकते हो बट आपका वैलिड ग्राउंड्स होना चाहिए, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है, ओके। अब हम इसमें एक केस देख लेते हैं, श्रवण कुमार वर्सेस निर्मला। इस केस में क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट था उसने प्लेंटिव से ये बोला था कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, ओके। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे जो प्लेंटिव है वो कोर्ट में सूट लेके जाता है डिफेंडेंट के खिलाफ और बोलता है कि डिफेंडेंट की प्रेजेंट मैरिज को आप इंजंक्ट करा दीजिए, हम इस पर रोक लगवा दीजिए, क्योंकि डिफेंडेंट ने मुझसे बोला था कि वो मुझसे ही शादी करेगा। तो इस पे कोर्ट ये बोलता है कि या तो आप इनवैलिड ग्राउंड पे हमारे पास ये चीज़ लेके आई हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोच के किसी की शादी कैसे तुड़वा सकते हैं, ये तो वैलिड ग्राउंड है ही नहीं। तो ये तो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होगा, तो उसको कोर्ट खारिज कर देता है, ओके। तो ये बेसिकली सेक्शन 26 में था। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 27 to 30 एंड सेक्शन 56। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।